हेलो फ्रेंड्स, दृष्टि में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ना केवल प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे बल्कि उत्तर के साथ साथ जो अतिरिक्त जानकारी है, कंटेंट है, उत्तर लिखने की शैली है और कैसे अपने अंकों को अधिकतम किया जाए उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में हमारे पास 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक वो प्रश्न जिनके उत्तर आपको 15 से 20 शब्द में लिखने होते हैं, दूसरे प्रकार के प्रश्न जिनके उत्तर आपको 100 शब्दों में, और तीसरे प्रकार में 300 शब्दों में आपको अपना उत्तर लिखना होता है, जिसके लिए अधिकतम 15 अंक आवंटित किए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो प्रश्न लेने वाले हैं उसका जो उत्तर है आपको 300 शब्दों में लिखना होगा। और चलिए शुरू करते हैं हम आज। और हमारे इस चर्चा में, आज की चर्चा में, वर्ष 2019 में पूछे गए जो प्रश्न है उसके एक प्रश्न को लेकर उसके संदर्भ में जानकारी, उत्तर की शैली, कंटेंट आदि की बात करेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की भूमिका एवं निष्पत्ति का मूल्यांकन कीजिए। दोस्तों, ये उत्तर आपको 300 शब्दों में लिखना है, जिसके लिए अधिकतम 15 अंक आवंटित किए गए हैं। तो पहले एक बार हम इस पूरी बात को समझते हैं कि लोक उपक्रम क्या हैं, उनका इतिहास कैसा रहा, उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी, वर्तमान में क्या परफॉर्मेंस है। जब हम एक बार पूरी जानकारी को प्राप्त कर लेंगे तो उस जानकारी से एक सटीक उत्तर लिखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों आप देखें, भारत की अर्थव्यवस्था में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जिसको हम पीएसयू कहते हैं, आपने सुना होगा कि पीएसयूज हैं। जैसे आप देखें, ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, सेल, भेल, एनटीपीसी, ऐसी अनेक पीएसयूज हैं केंद्र सरकार की, जो भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देती आई हैं और दे रही हैं। यहां पर हमारी जो उत्तर है, हमारे उत्तर का जो भाग रहेगा, हमें यहां पर एक मूल्यांकन करना है, जिसका मतलब यह होगा कि हम उस पीएसयू के संदर्भ में उसके समस्या, उसके योगदान और जो समस्या है उसका भविष्य क्या होगा, उसका समाधान क्या होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों आप देखें, जब भारत आजाद हुआ और आजादी के बाद हमने पहली बार औद्योगिक नीति प्रस्ताव पारित किया, तो भारत में 1948 में भारत के उद्योग के विकास के लिए औद्योगिक नीति प्रस्ताव को पारित किया गया। और 1948 से यह तय हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था में जो सरकार की इकाइयां हैं उनकी भूमिका काफी अहम रहेंगी, प्रबल रहेंगी, और अधिकांश क्षेत्रों को सरकार द्वारा, सरकार की कंपनी के द्वारा काम करने के लिए आरक्षित किया गया और निजी क्षेत्रों की भूमिका को सीमित रखा गया। इस औद्योगिक नीति प्रस्ताव, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जिसको हम कहते हैं औद्योगिक नीति प्रस्ताव के मद्देनजर, दरअसल 1991-51 तक आते आते भारत में 5 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की स्थापना हो चुकी थी, जिनमें लगभग 29 करोड़ रुपए का निवेश किया जा चुका था। दोस्तों, इसके बाद 1956 में भारत सरकार के द्वारा औद्योग या औद्योगिक नीति प्रस्ताव का दूसरा संस्करण प्रस्तुत किया गया, जिसको हम कहते हैं हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का एक दूसरा भाग या दूसरी औद्योगिक नीति प्रस्ताव। और इसके बाद तो आप देखें, लगभग मुख्य 18 अलग अलग क्षेत्र के उद्योग, जैसे आप देखें स्टील है, सीमेंट है, परमाणु ऊर्जा है, इन सबको भारत सरकार या राज्य सरकार के उद्योगों के लिए आरक्षित कर दिया गया, जिसके बाद से भारत में केंद्रीय लोक उपक्रम इकाइयों की जो विस्तार की गति है बहुत तेजी से बढ़ी। और दोस्तों, वर्तमान में अगर मैं आज की बात करूं तो 2022 तक आते आते दोस्तों भारत में लगभग 256 केंद्रीय
या सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां जो केंद्र सरकार के अधीन हैं वो काम कर रही हैं। तो यदि आप देखें इस समय करीब 256 ऐसी इकाइयां हैं जिसको हम कहते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, यानी कि सीपीएसई या सीपीएसयू या सिंपली पीएसयू, इतनी अभी कार्य कर रही हैं, संचालन में हैं। हालांकि स्थापना इससे अधिक की हुई है, किंतु अभी उन्होंने दरअसल काम करना शुरू नहीं किया। दोस्तों अभी तक वर्तमान में आप देखिए 1951 के 5 पीएसयू से आज भारत में 256 पीएसयू क्या हैं, कार्यरत हैं। अब इन पीएसयू के संदर्भ में हम कुछ आंकड़ों से अपने उत्तर को प्रमाणित करने का प्रयास करेंगे। आप देखें यहां पर, यदि हम इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करें, आप देखें यहां पर कि अगला जो हमारा पार्ट रहेगा इसमें, दोस्तों आज हमारे पास 256 ऑपरेशनल मतलब चल रही पीएसयूज हैं। इनमें से 171 पीएसयू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ये मुनाफे में हैं, जिनका सबसे नवीन अगर हम बात करें 2020-21 तक आते आते इस वर्ष के लिए हमारे पास आंकड़ा है, क्योंकि 2021-22 का वर्ष अभी चल रहा है। ये मार्च में 31 मार्च को पूरा होगा, जिसके 1-2 महीने बाद हमें और आंकड़े मिलेंगे, इसीलिए हमारे पास अभी 2020-21 के आंकड़े हैं। तो भारत के इतने केंद्रीय पीएसयू में से 171 मुनाफे में हैं, जिनका कुल मुनाफा लगभग 1,38,000 करोड़ आया है। जो दोस्तों हमारे नुकसान के पीएसयूज हैं, इसमें से 85 ऐसे हमारे पीएसयू हैं जो शुद्ध नुकसान में हैं, और जो नुकसान में है उनका जो शुद्ध नुकसान है लगभग वो 44,000 करोड़ का नुकसान उनसे हमें प्राप्त हुआ है। ये हमारे पीएसयू के संदर्भ में पहला आंकड़ा है, जिसके बाद हम अपने उत्तर को लिख पाएंगे, अपने उत्तर को प्रमाणित कर पाएंगे। आप दूसरा आंकड़ा देखें दोस्तों, 2020-21 तक इन पीएसयूज का जो शुद्ध उत्पाद है कि सभी पीएसयूज ने, भले वो मुनाफे की हो या भले वो लाभ की हो, हानि की हो, उनका जो शुद्ध उत्पाद है, तो कुल उत्पाद जो उन पीएसयूज का है 256 पीएसयूज का, वो लगभग 25,43,000 करोड़ है। यदि आप इसको दोस्तों जीडीपी से भाग देंगे, जो भारत की जीडीपी है उससे भाग देंगे, तो भारत की जीडीपी लगभग अप्रोक्सीमेटली 200 लाख करोड़ की है चालू कीमतों पर। तो 200 लाख करोड़ जो जीडीपी हमारी है, उसमें लगभग 25-25.5 लाख करोड़ कहां से आता है? ये आता है पीएसयू। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि लगभग हमारी जीडीपी का 12.7% उत्पाद कहां से आता है? पीएसयू से आता है। जितने हमारे दोस्तों पीएसयू हैं अभी इस समय, उनके द्वारा सरकार को, भारत सरकार के राजस्व प्राप्तियों में, जैसे आप देखिए कर प्राप्ति होती है, लाभांश की प्राप्ति होती है, ब्याज की प्राप्ति होती है। मतलब सरकार का चूंकि इन कंपनियों में अधिकांश हिस्सा है, तो इन कंपनियों के मुनाफे का हिस्सा सरकार को मिल जाता है, इन कंपनियों से सरकार को ब्याज मिल जाता है। तो सरकार की जो शुद्ध कमाई है 2020-21 में, तो जो कुल राजस्व सरकार को मिला है भारत सरकार का, कहां से, चाहे वो कर हो चाहे वो गैर कर स्रोत हो, लगभग 3,71,000 करोड़ की राजस्व की प्राप्ति इन पीएसयू से भारत सरकार को वर्ष 2020-21 में हुई है। और आपको बता दूं मैं कि ये सभी आंकड़े 2019-20 की तुलना में कम हैं, क्योंकि 19-20 के बाद 20-21 का जो समय था उसमें कोविड था, जिस कारण से मांग है, निर्यात है, उत्पादन है, इनमें भारी कमी आई। अगर हम दोस्तों यहां पर बात करते हैं इनके द्वारा किए गए रोजगार की,
हमारे देश में जितने भी पीएसयू कार्य कर रहे हैं 256, उसमें आप देखिए इन्होंने जो कुल रोजगार सृजित किया है करीब 14,60,000 नौकरियां ये पीएसयूज सृजित करते हैं, जिनमें से दोस्तों आप देखें करीब 11,30,000 नौकरियां वैसी हैं जो परमानेंट किस्म की हैं, जिनमें व्यक्ति स्थायी रूप से काम करता है। जो बाकी बच जाती हैं 3,30,000, ये वो नौकरियां हैं जिनमें एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर लोगों को रखा जाता है। इन पीएसयूज में दोस्तों आप देखें, अगर हम और आंकड़ों की बात करें तो इनके द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था में निवेश भी अच्छा खासा है। करीब 16 लाख करोड़ का निवेश इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में किया है, जो पूंजी निर्माण में हमारी मदद करता है। और यदि हम इन पीएसयूज में से देखें तो करीब 58 हमारे शेयर बाजार में 58 ऐसे पीएसयू सूचीबद्ध हैं जिनका बाजार का वैल्यू, मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 8,20,000 करोड़ का है, और ये बहुत भारी मात्रा में विदेशों से और देश के भीतर से रोजगार प्राप्त या निवेश को प्राप्त करते हैं। दोस्तों यहां पे जो हमने अभी लिखा, इन आंकड़ों से बिना किसी संदेह के यह प्रमाणित हो जाता है कि एक बड़ा योगदान हमारे पीएसयूज का हमारी अर्थव्यवस्था में है। हमारे वर्तमान जीडीपी का करीब 12.5% से अधिक योगदान, 14,60,000 के करीब रोजगार इत्यादि ये योगदान देते हैं। लेकिन यदि हमको मूल्यांकन करना है तो आइए जरा मूल्यांकन की बात करें। मूल्यांकन का मतलब ये भी होता है कि हम सभी पक्षों पर विचार करें, जो सकारात्मक हैं, जो नकारात्मक हैं, और सभी पक्षों को देखने के बाद हम बताएं कि हमारी अर्थव्यवस्था में इनकी क्या भूमिका रही है। दोस्तों वैसे क्या है, आप देखें भारत में जब हमने आजादी प्राप्त की तो आजादी के बाद लगभग 1980 और 85 तक तो इन पीएसयूज का दबदबा हमारी अर्थव्यवस्था में काफी था। उस समय अगर आप देखें दोस्तों, करीब 25 लाख 1985 के करीब 25 लाख नौकरियां इनके द्वारा सृजित होती थी, क्योंकि उस समय आप देखें निजी क्षेत्र का इतना विस्तार नहीं था। तो जो भी सरकारी नौकरी होती थी या तो सिविल सेवा थी या फिर वो पीएसयूज में होती थी। लेकिन उस समय हमारे पीएसयूज में जितने लोगों की आवश्यकता होती थी उससे कहीं ज्यादा लोग वहां पे काम कर रहे होते थे, जिस कारण से पीएसयूज की जो कार्यकुशलता है उसमें भारी कमी होती थी। दोस्तों केवल रोजगार देने से ही बात नहीं बनती, बात इस बात पे होती है कि जो रोजगार है उनमें आय कितनी है, या फिर जो हमारा पीएसयू है उसमें कितने उत्तम रूप से रोजगार को सृजित करने की क्षमता है। वैसा रोजगार जो पीएसयू के काम भी आएगा और जिस रोजगार से जो व्यक्ति हैं उनको भी अच्छा खासा एक आय मिलेगा। मान लीजिए हमने केवल रोजगार दे दिया, उस रोजगार में जो सैलरी है वो बहुत कम है, तो वो रोजगार एक प्रकार से पूरा जस्टिस नहीं करता, न्याय नहीं करता। तो हमारे पीएसयूज ने दरअसल पिछले 25-30 सालों में इनके द्वारा रोजगार सृजन की क्षमता घटी है। उसका एक कारण है बढ़ता मशीनीकरण, दूसरा कारण है बढ़ता निजीकरण, और तीसरा ये भी है दोस्तों कि सरकार ने, आप देखिए 1993 के आसपास सी रंगराजन समिति की सिफारिश आई थी, जिन्होंने कहा था कि जो भी ऐसे हमारे पीएसयू हैं जो अकुशल हैं, जो निष्प्रभावी हैं, जो नुकसान में हैं, उनको या तो उनके हिस्से को निजी को बेच दे या उनसे सरकार अपना पीछा छुड़ा ले, क्योंकि जितने साथ सरकार उसको रखेगी उतना ही अधिक उनके चलाने में, उनको मैनेज करने में सरकार की जेब से खर्च होगा, और उनकी तरफ से आना तो कुछ खास है नहीं। और इसलिए आप देखिए दोस्तों 1991 के बाद जब से हमने एलपीजी का दौर अपनाया है, हमने उदारीकरण किया है, निजीकरण किया है, तो हमने अपने पीएसयूज को प्रभावी कुशल बनाने के प्रयास में उनमें जो निजीकरण है उसको बढ़ाया है, विनिवेश को भी प्रोत्साहन दिया है। आप देखिए जैसे मॉडर्न फूड्स, कुछ ऐसे हमारे पीएसयूज हैं, जैसे आप देखें मॉडर्न फूड्स,
भारत एल्यूमिनियम कंपनी, विदेश संचार निगम लिमिटेड, मारुति उद्योग, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जैसी कुछ कैसी कंपनियां हैं जो पहले केवल सरकार के पास थी, किंतु सरकार ने इनकी निष्क्रियता, अकुशलता और नुकसान को देखते हुए इनके निजीकरण या इनमें जो विनिवेश है उसको बढ़ावा दिया। निजीकरण में दरअसल सरकार उस कंपनी का जो मुख्य हिस्सा है 51% से अधिक का जो हिस्सा है वो किसी निजी पार्टी को सौंप देती है, जबकि विनिवेश में केवल कुछ प्रतिशत ही शेयर बिकते हैं प्राइवेट मार्केट में, किंतु जो ओनरशिप है वो सरकार के हाथ में ही रहती है। तो यहां पे यदि मान लीजिए कोई कह दे कि सामरिक विनिवेश हुआ तो इसका मतलब यह है कि विनिवेश किया जा रहा है, किंतु उद्देश्य उसका कहीं ना कहीं क्या है, निजीकरण है। कि आज 5% शेयर, कल 8% शेयर करते करते सरकार धीरे धीरे उस कंपनी से अपने हिस्से को कम करते हुए उसको प्राइवेट सेक्टर की ओर धकेल रही है, क्योंकि शायद वो निष्क्रिय, निष्प्रभावी या अकुशल पीएसयू है। और इसीलिए इन कंपनीज को आप देखें, अगर हम बात करते हैं एयर इंडिया की, हम बात करते हैं दोस्तों बीएसएनएल की, आज ये दोनों कंपनियां लगभग, एयर इंडिया तो टाटा को बेच दी गई है, क्योंकि एयर इंडिया को चलाने से मुनाफा तो बहुत दूर की बात है, पर डे, प्रतिदिन भारत सरकार की जेब से 29 करोड़ रुपए का व्यय होता था। दूसरी ओर आप देखें बीएसएनएल, बीएसएनएल देश की एक प्रकार से इकलौती कंपनी थी जिसका उद्देश्य था भारत संचार निगम लिमिटेड दूरसंचार को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी भारत में दूरसंचार का विकास दरअसल इसके द्वारा नहीं बल्कि निजी कंपनियों के द्वारा लिया गया। जो भारत में क्रांति आई, चाहे वो 4G की हो या आने वाले वर्षों में 5G हो, इनके पीछे मुख्य जो निवेश है, जो मुख्य दिमाग है, जो मुख्य प्रयास है, वो दरअसल प्राइवेट सेक्टर का दिखाई देता है। और इस कारण से बीएसएनएल भी काफी नुकसानों में चल रहा था और अभी भी चल रहा है। दोस्तों इन सभी कारणों को आप देखें तो एक तरफ तो ये दिखाई देता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में पीएसयू का एक रोल सकारात्मक है। अगर हम देखें सकारात्मक क्या है, तो सकारात्मक ये है कि देश में 256 में से 171 पीएसयू हमारे मुनाफे में हैं। कुछ बहुत बड़े हमारे पीएसयूज हैं, जैसे ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, या इस प्रकार की 10 कंपनियां हैं जिनको हम महारत्ना कहते हैं, जिनका एक काफी अच्छा खासा टर्नओवर है, एनुअल सेल्स है, एक सालाना बिक्री है। तो ऐसी कंपनियां 10 हैं जिनको हम महारत्ना कहते हैं। इसी प्रकार से 14 करीब नवरत्ना हैं। तो इनके सेल्स के आधार पर, मुनाफे के आधार पर इनको स्वायत्तता दी गई है, उस आधार पे इनको महारत्ना, नवरत्ना या मिनी रत्ना में रखा गया है। लेकिन आप दोस्तों देखें कि लाभ की बात करें तो 1,38,000 करोड़ का ही मुनाफा ये दे रही है, मुनाफा। हालांकि ब्याज आदि से मिला जुला कर सरकार को इतना पैसा मिल जाता है, कराधान आदि से। कुल उत्पाद इनका 25,43,000 करोड़ का है, करीब 14.5 लाख नौकरियों का सृजन करते हैं। इस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था में चाहे जीडीपी हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे वो उत्पाद हो, इत्यादि में इनकी भूमिका प्रबल है दोस्तों। लेकिन आप देखें दूसरी ओर, ये भी, इससे भी हम मना नहीं कर सकते कि अभी देश के 85 पीएसयूज जो हमने लिखा, उनका नुकसान 44,000 करोड़ के करीब है। अब 44,000 करोड़ का नुकसान कोई कम नहीं होता, काफी ज्यादा होता है। दूसरी बात दोस्तों, इनके द्वारा जो नवाचार है उसकी गति कम है। और तीसरी बात यह भी है कि यदि मान लीजिए हमने देखा कि करीब 16.5 लाख करोड़ का निवेश इन्होंने कर रखा है, उस क्षेत्र में सरकार ने अपना दबदबा बना रखा है। इसका मतलब ये कि हमने 16.5 लाख करोड़ का जो निवेश है उसका सर्वोत्तम लाभ नहीं लिया। सरकार के पास 16.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश है, वो निवेश जो लाभ ला सकता था, अगर यदि आप देखें प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट सेक्टर 1 रुपए के निवेश पर क्या पता 2 रुपए का मुनाफा कमाए, जबकि पीएसयूज में आप देखें दोस्तों कि 16.5 लाख करोड़ के निवेश पर हमारा मुनाफा है करीब
2,71,000 से 3 लाख तो आप देखिए 16.5 लाख करोड़ के निवेश पर हमारा मुनाफा कर कितना आ रहा है? 3,71,000 करोड़ का। मतलब निवेश हमारा बहुत ज्यादा है, उससे आने वाला जो लाभ है, जो मुनाफा है, जो कर है, उसका स्तर काफी कम है। इसका मतलब कहने के लिए ये भले ही सरकार को मिलने वाला कर है, किंतु इस कर किस कॉस्ट पे आ रहा है? 16 रुपए लगाकर 3 रुपए का मुनाफा होगा तो उसको बहुत उचित माना नहीं जाएगा। यदि हम 16 लाख लगाकर 50% भी मुनाफा कमाते हो उसका, तो शायद हम ये मानते कि पीएसयू हमारे लाभ में है। तो उसका मूल्यांकन करते समय यदि हम बिना किसी भेदभाव के मूल्यांकन करेंगे तो ये माना जाएगा कि पीएसयू की परफॉर्मेंस और अच्छी होनी चाहिए थी। जितना पैसा करों या करदाताओं का पीएसयूज में सरकार ने ब्लॉक कर रखा है, उस पैसे से शायद अगर उसको हम प्राइवेट के लिए ओपन करते तो शायद क्या होता, जो मुनाफे का स्तर है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता। दोस्तों, भारत ने 2021 में भारत में 41 ऐसी कंपनियां बनी हैं प्राइवेट सेक्टर में जिनका नेटवर्थ $1 अरब से अधिक का है। मतलब लगभग 7500 करोड़ से अधिक की कंपनियां तो केवल भारत में एक साल में बनी हैं। और आप समझिए कि भारत में जो पीएसयूज हैं, इतने 70 साल के इतिहास में हमारे अभी भी 85 पीएसयू जिनकी एक तरफा मोनोपोली होती थी, वो आज भी नुकसान में है और 44,000 करोड़ का नुकसान है। इसका मतलब ये है कि जो अवसर की लागत है पीएसयू को रखने का वो थोड़ा ज्यादा है। लेकिन दोस्तों फिर भी क्या है, सरकार की यह एक नीति समझिए आप। सरकार ने 2021 में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स नीति का अनावरण किया कि हम क्या करेंगे। सरकार ने कहा कि पीएसयू अनिवार्य है, इस बात से कोई मनाही नहीं, इस बात को हम समझते हैं। लेकिन सरकार ने कहा कि नॉन कोर क्षेत्रों में सरकार अपने पीएसयू को बंद करेगी या उसका निजीकरण करेगी। जैसे दोस्तों, कोर क्षेत्र क्या है? अर्थव्यवस्था के गर्भ का क्षेत्र। जैसे आप देखिए, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इस्पात, टेलीकॉम, परिवहन, बैंकिंग आदि, ये क्षेत्र ऐसे हैं जिसको दरअसल कोर क्षेत्र कहा गया है। और जो इसके बाहर है, मान लीजिए हम बात करते हैं भोजन, वस्त्र आदि के जो क्षेत्र हैं, उत्पादन के क्षेत्र हैं, उनको सरकार क्या करेगी, दरअसल उसको नॉन कोर इसमें रखा गया। नॉन कोर में मतलब इसमें सरकार अपने पीएसयूज को या तो नहीं चलाएगी, चल रहा होगा उसका विनिवेश करेगी, उसका विक्रय करेगी या उसका निजीकरण करेगी। क्योंकि इन क्षेत्रों में सरकार के होने का मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार इन क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता। इन क्षेत्रों में भले प्रतिस्पर्धा ना कर सके, किंतु इन क्षेत्रों में सरकार का होना जरूरी है ताकि जो आम जनता है उनको इन कोर क्षेत्रों में कोई एक तरफा मनमानी का सामना ना करना पड़े किसी प्राइवेट कंपनी से। दोस्तों, यहां पर आप देखिए, यदि मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन में हमने देखा कि पीएसयू के एक सीरीज ऑफ लाभ हैं, जीडीपी में, उत्पादन में, रोजगार में, देश के निर्माण में, और एक समाजवादी अर्थव्यवस्था को विस्तार करने में। लेकिन उनकी अपनी समस्या है, चाहे बीएसएनएल की हो, एयर इंडिया की हो, चाहे 85 पीएसयू का नुकसान हो, या फिर जब हमने ये भी देखा कि 91 के बाद जैसे हमने अपने आप को उदारीकृत किया और आज 2020-21 में एक साल में ही 1 बिलियन से अधिक के 44 कंपनियां भारत में बनी हैं, तो ये बताता है कि शायद जितना पैसा हमने पीएसयूज के लिए होल्ड पे रखा है, उनके लिए आरक्षित रखा है, उन पैसों से यदि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते या प्राइवेट को सपोर्ट करते तो शायद देश की तरक्की का जो रास्ता है वो और गति से खुलता और रोजगार का सृजन तेजी से होता। इसीलिए मूल्यांकन करने के बाद ये पता चलता है दोस्तों कि जो नॉन कोर क्षेत्र हैं, जहां पर सरकार के होने की आवश्यकता नहीं है, वहां से सरकार तो पूर्ण रूप से बाहर निकल जाए। और सरकार इसको निकलने के लिए क्या करे, विनिवेश जैसे तंत्रों का इस्तेमाल करे, सरकार निजीकरण का इस्तेमाल करे ताकि इन क्षेत्रों में होने का औचित्य ना हो, इन क्षेत्रों में हमारे
करदाताओं का पैसा सरकार के द्वारा अकुशल क्षेत्रों के लिए ब्लॉक ना किया जाए, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, स्टील, टेलीकॉम, परिवहन, बैंकिंग आदि जो क्षेत्र हैं इनमें पीएसयूज का होना बहुत जरूरी है, सरकारी इकाइयों का होना बहुत जरूरी है। और वो इकाइयां केवल होना ही जरूरी नहीं है, उन इकाइयों को प्रभावी, कुशल, प्रतिस्पर्धी बनाना जरूरी है। इन इकाइयों को उन प्रिंसिपल्स पे काम करना पड़ेगा जिन सिद्धांतों पर निजी क्षेत्र करता है। मतलब इनको भी राजनीति उद्देश्य छोड़कर जो आर्थिक उद्देश्य है, मुनाफे का उद्देश्य है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए तब जाके क्या होगा, देश में एक अच्छी अर्थव्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें प्राइवेट की भूमिका है, जिसमें सरकार की भूमिका, और सरकार की भूमिका में भी क्या है, हमारे पास कुशल पीएसयूज होंगे जो देश के निर्माण में एक प्रभावी कदम उठा पाएंगे। दोस्तों, हमने सारा कंटेंट देखा। अब जरा इस प्रश्न के उत्तर पे आते हैं कि उत्तर में क्या लिखेंगे आप। दोस्तों आप देखिए, अब हम जरा उत्तर की बात करते हैं और कंटेंट हमने समझ लिया। अब जरा इस उत्तर को देखेंगे। हमें दरअसल क्या करना है, एक विश्लेषण करना है, हमें एक इवैल्यूएशन करना है हमारे इस इकाई का कि भारत की अर्थव्यवस्था में पीएसयू की भूमिका और निष्पत्ति का आपको मूल्यांकन करना है। आइए दोस्तों जरा इसके मूल्यांकन को देखते हैं और देखते हैं कि इसमें आप क्या क्या लिखेंगे। हमारा पहला काम तो यह होगा कि हम एक ढांचा बनाएं। ढांचे में यह लिखें कि दरअसल हमारा उत्तर किन किन बातों पे बना होगा। 300 शब्दों में दोस्तों हम जब उत्तर लिखते हैं तो पहला हमारा काम होता है कि हम एक परिचय बनाएं, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। इस परिचय से अपना उत्तर हम शुरू करते हैं। हम क्या लिखने वाले हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी, एक समरी यहां पे हम लिखते हैं। और परिचय के बाद हमारे उत्तर की जो मुख्य बॉडी है, जो मुख्य कंटेंट है, वो आता है। इस कंटेंट में जो कि हमें मूल्यांकन करना है, तो कंटेंट में क्या होगा, पीएसयू के समर्थन में भी होगा और इसके विरोध में या फिर इसकी जो समस्याएं हैं उनको भी आप उजागर अवश्य करेंगे। जब आपने समस्या लिखी है और इन समस्याओं के साथ में जो हमने आंकड़ों पे चर्चा की है वो आप जब लिख देंगे, तो अब हम अपना उत्तर जो है वो एक निष्कर्ष पे समाप्त करेंगे, एक कंक्लूजन पे समाप्त करेंगे। और दोस्तों यहां पर क्या है, आप देखिए कंक्लूजन क्या होगा। पहले हम अंकों का या शब्दों का विभाजन कर लें। दोस्तों आमतौर पे करीब 40 से 50 शब्दों में हम अपने उत्तर का एक परिचय बनाते हैं और इस परिचय में एक सामान्य जानकारी होती कि क्या क्या होने वाला है, किस चीज पे फोकस होगा, और जो समस्या हमारी है उसके समाधान में हम करीब 70 से 80 शब्दों का एक अच्छा सटीक निष्कर्ष भी लिखते हैं। तो आप देखें कि परिचय में 40 से 50 शब्द हो गया और निष्कर्ष में 70 से 80। हालांकि ये शब्द 50 भी हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर समस्या गंभीर है, इसीलिए यहां पर हमने समाधान में, निष्कर्ष में अधिक शब्दों का आवंटन किया है। ये आपके कंटेंट पे भी डिपेंड करेगा। यदि आपके पास कंटेंट कम हो तो आप इसमें 50 शब्द में भी अपना निष्कर्ष समेट सकते हैं। यदि आप इनको जोड़ते हैं तो आप देखते हैं करीब 110 से 130 शब्द के आसपास की ये चीजें हो जाती है। तो इसका मतलब ये है, जो मुख्य बॉडी है ये आपको करीब, अगर आप देखें तो 150 से 170 शब्दों में लिखना होगा। मतलब 150 से 180 शब्द के बीच में आपके मुख्य बॉडी होगी, जिस मुख्य बॉडी में आधा हिस्सा या 60% क्या होगा, समर्थन में होगा। तो हम कह सकते हैं कि 70-80 या 80 शब्द या 90 शब्द आप इस उत्तर के समर्थन में और करीब 70 से 80 शब्द आप जो समस्या हमने देखी है उस पे लिखेंगे। तो जैसे आपने ये कर लिया, वैसे ही ये बात तो स्पष्ट हो गई कि आपके उत्तर में सटीकता आ गई है, अलग अलग डायमेंशन आ गया है। अब
मार्क्स कटने की संभावना आपने कम कर ली है और किसी भी एक पहलू को अननेसेसरी विस्तृत करने की समस्या भी आपने अपने उत्तर में समाप्त कर ली है। अब यहां से दोस्तों उत्तर को लिखना शुरू करेंगे। तो मान लीजिए हम परिचय लिखें। परिचय दोस्तों क्या होता है कि जब कोई चीज हम शुरू करते हैं उसके बारे में बताते हैं। तो यहां पर हो सकता है और सबसे अच्छा रहता है कि हम एक परिभाषा लिख सकते हैं। तो हम पीएसयू की परिभाषा से शुरू कर सकते हैं और कह सकते हैं कि नेहरू जी ने इन पीएसयूज को आर्थिक भारत के मंदिर के रूप में इनको परिभाषित किया। तो मॉडर्न इंडिया के जो टेम्पल्स हैं, जो मंदिर हैं, उनको पीएसयू कहा जाता था। ये हमारे पूर्व पीएम ने इनकी संज्ञा दी थी। तो नेहरू जी के उस वक्तव्य को भी आप बता सकते हैं कि इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसे या इन पीएसयूज को नए भारत, आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी। और इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि भारत में 1951 में 5 पीएसयू की स्थापना हुई, जिसमें 29 करोड़ का कुल निवेश किया गया। तो जो हमने जानकारी आपको अभी दी है उससे आप अपना परिचय बना सकते हैं आसानी से। आप नेहरू जी के कोट से कि नेहरू जी ने क्या बोला, पीएसयू की परिभाषा क्या है, और 1951 में 5 पीएसयू थे जिनका निवेश 29 करोड़ किया गया, उन सब से अपना उत्तर शुरू करेंगे तो बहुत बेहतरीन आपका उत्तर शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके समर्थन में। आप बताएंगे कि पीएसयू के जो भूमिका है जब उसका मूल्यांकन करते हैं तो हमें दोनों पक्ष दिखाई देते हैं और हम दोनों पक्षों की बात करते हैं, निम्न रूप से करेंगे। तो आप बताएंगे कि आज देश में 171 पीएसयू मुनाफे में हैं, कितने रोजगार का सृजन करते हैं, कितने निवेश को बढ़ाते हैं, देश को इतना कर दिया। इस प्रकार से आपने बता दिया। तो मान लीजिए हमें 80 से 90 शब्दों में समर्थन की बात करनी है। तो मैं बता सकता हूं कि पीएसयू महत्वपूर्ण है देश के निर्माण के लिए। देश में तेल हो, देश में गैस हो, देश में ऊर्जा हो, देश में गरीबों के लिए बैंकिंग हो, इनमें पीएसयू, एसबीआई का, गेल का, भेल का एक बड़ा योगदान रहा है। इनके होने से प्राइवेट सेक्टर की मनमानियों पे लगाम लगी है। आप बता सकते कि इन्होंने इस समय 14,60,000 नौकरियों का सृजन किया है। इन्होंने 16 लाख करोड़ का कुल निवेश किया है। 58 जो पीएसयू हमारे सूचीबद्ध हैं उनका बाजार का मूल्य 8,20,000 करोड़ है। इनका उत्पादन 25,43,000 करोड़ है। आप देखिए हमारे पास 5-6 अलग अलग बिंदु हैं, आंकड़े भी हैं। यदि आप 5-6 बिंदुओं को लिख देते हैं एक सेंटेंस में तो आप समझिए कि 15 शब्द का एक वाक्य आपने 5 बिंदु को लिख दिया। आपने रोजगार की बात की, नौकरी की बात की, या सूचीबद्धता की बात की, बाजार मूल्य की बात की, या फिर आपने मुख्य पीएसयू की बात की। ऐसा करते ही क्या होगा, बहुत आसानी से इस समर्थन में आपके 80 शब्द पूरे हो जाएंगे। फिर आप बताएंगे कि इसके साथ समस्या भी देखने को मिली है, जैसे कि कार्यकुशलता है, नुकसान है कि 85 पीएसयू में 44,000 करोड़ का नुकसान है। तो यहाँ पे आप दोस्तों जब हम समस्या की बात करेंगे आप बताएंगे कि समस्या भी है, और समस्या हमने देखी कि समस्याएं इसकी यह है कि इसका नुकसान है। सरकार ने संपत्ति को ब्लॉक कर रखा है, जिसका यदि इस्तेमाल खुलेआम प्राइवेट के लिए होता तो शायद मुनाफा ज्यादा होता। तो एक अवसर की लागत भी तो आती है, जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप देखिए, आप बता सकते हैं प्राइवेट से कंपेयर करने के बाद में कि 2021 में हमने 41 यूनिकॉर्न बनाए हैं भारत ने, लेकिन इतने सालों में पीएसयूज की जो वैल्यू है उनकी समस्या आप बता सकते हैं कि क्या कार्यकुशलता रही है। बीएसएनएल रिफॉर्म लाने में असमर्थ रहा है, या एयर इंडिया ने विमान सेवाओं में रिफॉर्म लाने में असमर्थ रहा है। उल्टा 29 करोड़ रुपए प्रतिदिन का जो व्यय है सरकार ने अपनी जेब से किया है इसको बचाने के लिए। तो हमारे पास बहुत सारे आंकड़े हैं कि कैसे इन कंपनीज को बचाने में सरकार की जेब से पैसा गया है, और जो
नवाचार होना चाहिए था, उसमें भारी कमी देखने को मिली है। इन कारणों से पीएसयूज के साथ में समस्या भी है दोस्तों, इसको आपने बता दिया। अब देखिए हमारे पास इसमें भी 4 से 5 पॉइंट हैं, आप उसको लिखेंगे आराम से। आपके 15 से 20 शब्द यदि आपने एक पॉइंट में लिखे तो 70 से 80 शब्द आपका इसके विरोध में पूरा हो जाता है। और अंत में दोस्तों हम क्या कहेंगे, निष्कर्ष क्या है, आप बताएंगे कि पीएसयू की जो पॉलिसी, जो नीति 2021 में सरकार ने घोषित की है, सरकार ने क्या बोला है कि जो नॉन कोर क्षेत्र हैं उनमें सरकार अपने पीएसयूज को या तो बंद करेगी या उनका निजीकरण करेगी, और जो कोर क्षेत्र हैं उनमें सरकार पीएसयूज को रखेगी, लेकिन जो रखेगी उनको भी कार्यकुशलता के पैमाने पर खरा उतरना पड़ेगा। और आप देखिए एयर इंडिया हो चाहे अन्य कंपनियां हो, उनमें भी सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा दिया है ताकि जो लॉस वाली कंपनियां हैं वो कम कर सकें, क्योंकि अभी भी 85 पीएसयू का 44,000 करोड़ का जो नुकसान है वो बहुत भारी नुकसान है दोस्तों। 44 करोड़ उतना ही है जितना कि लगभग नरेगा के लिए किया गया आवंटन है। यदि मान लीजिए हम पीएसयूज के नुकसान को खत्म कर दें तो उतना पैसा तो हम नरेगा में बढ़ा सकते हैं। तो यदि हम नुकसान को कम करेंगे तो जो पैसा बचेगा वो कहीं और इस्तेमाल आ सकता है। तो इसीलिए जो हमारे सुझाव रहेंगे उसमें बताएंगे हम कि जो विनिवेश है उसको बढ़ाया जाए, लॉस वाली कंपनियों में सामरिक विनिवेश को बढ़ाया जाए, पीएसयू पॉलिसी के तहत जो नॉन कोर उद्योग हैं उनका निजीकरण किया जाए, और जो कोर उद्योग हैं, टेलीकॉम है, परिवहन है, परमाणु ऊर्जा है, स्पेस है, उनमें कार्यकुशलता से कोई समझौता ना किया जाए। तब जाके दोस्तों पीएसयू हमारे देश के जो वास्तविक उनका नाम है कि वो मॉडर्न भारत के मंदिर हैं, वो अपने इस उद्देश्य को चरितार्थ कर पाएंगे, उसको पूरा कर पाएंगे। दोस्तों इस हिसाब से मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पूरा इस उत्तर को समझ लिया होगा, और इन सभी आंकड़ों को आप याद रखेंगे, क्योंकि इन आंकड़ों से आपके उत्तर की जो क्वालिटी है बढ़ जाएगी। बिना आंकड़ों के अर्थव्यवस्था का कोई भी उत्तर दरअसल संदेश विहीन होता है, उसके लॉजिक नहीं बनते हैं। तो हमने यहाँ पर जो वर्तमान हमारे डेटा है उससे इसको लिया है, और इसको आप जरूर बताएंगे, तब जाके मूल्यांकन हमारा सटीक होगा। चाहे वो नुकसान वाले पीएसयू हों चाहे वो मुनाफे वाले पीएसयू हों, तो देश का कुल उत्पाद में कितना योगदान है, राजस्व में कितना योगदान है, रोजगार में कितना योगदान है, शेयर बाजार में मार्केट वैल्यू कितनी है, कितने नुकसान कितना मुनाफा, इन सबको बिना बताए दोस्तों हमारा उत्तर नहीं बन पाएगा। तो इसको ध्यान रखें। और दोस्तों ये था हमारा इस प्रश्न का उत्तर, जिसकी हमने बात विस्तार से कर ली है। दोस्तों इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में अगले प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जहां पर इसी प्रकार से उन क्वेश्चन के साथ साथ जो जुड़े तथ्य हैं, कंसेप्ट्स हैं, उसकी बात भी करेंगे। दृष्टि देखते रहें आप। और हमने पिछले वीडियोस में जो छोटे प्रश्न हैं उनकी बात भी की है, तो आप उनको जरूर देखें ताकि आपको मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा के संदर्भ में सभी प्रश्नों के उत्तर सटीकता से प्राप्त हो सकें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और इसी प्रकार से चर्चा करेंगे। दृष्टि देखते रहें। धन्यवाद।